नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य आपका टारगेट विथ गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज इस क्लास को नरेशन चैप्टर अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को, उसी का शिकायत दूर करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। नरेशन, कथन, स्पीच जो बच्चों को बहुत भाता है। हर एक स्कूल में आए दिन टीचर पढ़ाते रहते हैं, आए दिन कोई टीचर आएगा तो वो आपको यही बताएगा। तो इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको समझा जाएगा, इस चैप्टर को हल किया जाएगा। आई वांट टू गिव यू अ सम स्पेशल क्लू टू सॉल्व दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन। नरेशन जो है कक्षा 6 से 12 तक सभी क्लासेज में, सभी किताबों में आपको ग्रामर के रूप में, बुक के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में आपको मिलता रहेगा ये सारी चीज़ें। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फिर से आपके बीच में स्वामी विवेकानंद जी का लाइन लेके आया हूँ, उसको आप सुनिए, समझिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों की पहचान अच्छे कर्म से होती है। अच्छे व्यक्तियों की पहचान अच्छे कर्म से होती है, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, अच्छे व्यक्तियों की पहचान अच्छे कर्म से होती है, क्योंकि बुरे लोग भी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो इस पाठ को आपको जनरली जो ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बना रहा है, इस चैप्टर को हम समझते हैं और हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे इस चैप्टर को, इसको आइए अब हम लोग समझते हैं, हल करते हैं। चैप्टर आपका जो है इतना जबरदस्त चैप्टर है, आइए पाठ की तरफ चलते हैं। टारगेट विथ गुरुकुल में आप इसको समझिएगा। टारगेट विथ गुरुकुल में आप इसको समझिएगा कि ये बहुत ही खास चैनल है। इस चैनल के माध्यम से टारगेट विथ गुरुकुल आप लिंक करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे भी ये चैनल मिल जाएगा। और इसको आप ऑनलाइन क्लासेज के रूप में भी, ऑफलाइन क्लासेज के रूप में भी, जैसा आपका कमेंट आएगा, जैसा आपका टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि पहुंचने का प्रयास करें। ये चैप्टर आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो आपका पाठ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है स्पीच। स्पीच वह शब्द है, कथन वह शब्द है जिसके माध्यम से अपनी भाषा को हम किसी को समझाना चाहें तो किस प्रकार से समझा सकते हैं। अपनी जो भाषा है हम उसको किस तरह से समझाते हैं। तो इस भाषा को समझाना कथन जो कहलाता है। इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कथन होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कथन होता है। हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट बोल सकते हैं या उसी बात को घुमा करके बोल सकते हैं। कैसे घुमाएंगे? जैसे मान लीजिए आपके घर में कुर्सी पड़ा है, अगर आप चाहते हैं उस कुर्सी को किसी को नहीं देना, अब कोई आए आपसे मांगे भैया कुर्सी दे दीजिए, तो हम बहाना बनाते हैं, उसको घुमा करके देते हैं। घुमाने की आदत डालते हैं कि भैया ऐसा है ना, टाड़ पे रख दिए हैं या कहीं और जगह पे रह गया है, चाबी बंद है, जिस कमरे में है, हम उसको घुमा के देते हैं। अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ भैया इनके पास आज ये सामान देने की इच्छा नहीं है। अब डायरेक्ट हम किसी से नहीं कहते कि नहीं नहीं भैया ऐसा है कि हमारे पास जो है देने के लिए आपको नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ बात नहीं करते। उसी शब्द को घुमा करके कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है। तो डायरेक्ट स्पीच को हम परिभाषित करते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में, तो कैसे करते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता द्वारा जो वक्ता कहा होगा हमने उसको वही का वही लिख दिया, वही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वह वाक्य जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके उसे अपने शब्दों में कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके उसे अपने शब्दों में कहना,
किंतु याद रहे उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ न बदले। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, किंतु अर्थ बिना परिवर्तन के उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में हमने दो भाग बनाया है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों बड़े ही खास हैं, ये बात आप लोग समझिएगा। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? वक्ता जो इसमें स्वयं किसी शब्द को कहना होगा, किसी से कहेगा, जो बोलेगा वो शब्द अंदर रहेगा, लेकिन जो शब्द कह रहा है, जैसे बोला, मैंने कहा, उसने कहा, तुमने कहा, वह जाएगा, वह खाएगा, ये शब्द जो आया, पहले मैंने कहा शब्द जो आया, उसने कहा, वह कहता है, मेरी माता जी कहती हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, तमाम शब्द जो कहा जाता है वो ये है। अब शब्द जो कहे गए होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम क्लाज भी पढ़ सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या क्लाज कह सकते हो इसे आप, रिपोर्टिंग क्लाज और रिपोर्टेड क्लाज। क्लाज वह होता है जो वाक्य में, हर एक वाक्य में पाया जाता है। क्लाज का डिफिनीशन हम लोग आगे चलेंगे तो समझेंगे, पहले हम लोग इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, वक्ता जो स्वयं होता है, और रिपोर्टेड स्पीच वह होता है जो उसके कथन होते हैं, जो उसके वाक्य होते हैं, उस रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो आइए अगला नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग परिभाषा के तौर पे समझ लेते हैं। इसका परिभाषा देखिए आप, ये हो गया, एग्जाम्पल दिया है, इसको हम लोग अपने भाषा में एक तरह से गुरु इधर शिष्य बोल देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु ही रहता है, लेकिन चेला जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, वो भी गुरु बन सकता है, वह भी गुरु बना सकता है, वह भी तमाम चीजें प्रक्रिया कर लेता है। एक चेला जो पढ़ने आया, एक शिष्य जो पढ़ने आया गुरुजी के पास, गुरुजी तो उसी क्लास तक पढ़ाते रह गए, लेकिन शिष्य जो था उस क्लास से पढ़ करके कोई डीएम बना, कोई एसपी बना, कोई आईएएस पीसीएस बना, कोई मंत्री बनता है, तमाम आगे की प्रक्रिया में जो पोस्टेड अधिकारी होते हैं वो सब बन सकते हैं, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हर एक तरीके के बन जाते हैं। तो जो परिवर्तन होता है वो ज्यादातर देखा जाए तो शिष्य में होता है, गुरु तो अपने जगह पे रहता है। इसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग यहाँ सेंटेंस आपको दिखा दिए हैं, इस सेंटेंस को आप मिला लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा होगा, एक तरफ रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है, ये जो भाग यहाँ से है, इस तरह से यहाँ से जो भाग है यहाँ तक का और इधर तक का, इसमें दो भाग दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने कुछ नियम बनाया है, जो आपको किताबों में मिल जाएंगे, जो आपको तमाम टीचर द्वारा पढ़ने को मिला होगा। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाने का प्रयास करूंगा, बस उतना समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको आसानी हो जाए। इजिली वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। व्हेन यू आर गोइंग टू द गिविंग एग्जाम यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इजिली। तो आप इसको प्रैक्टिकली यूज करिए, सिंपली हल करिए उसको, अब आसानी से समझ सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आप किस प्रकार से इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे, यकीनन मानिए आपका यूपी बोर्ड में 90 प्लस का स्कोर कराऊंगा, ये गारंटी है मेरी। आपको हल करा दूंगा सवाल को, आपके जो ग्रामर पोर्शन के जितने भी पार्ट होंगे, अगर ग्रामर आपने 90 पार किया तो आप 100% हो जाएंगे, बुक वाले पार्ट में 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं ज्यादातर आपको फार्मूला के साथ मिलूंगा, चाहे जो भी वीडियो होगा, चाहे जो भी टॉपिक होगा, हम बिना प्रमाण का, बिना सबूत का आपके सामने नहीं आएंगे, ये मेरा वचन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास 3-4 फार्मूला के माध्यम से मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
परिवर्तन करने की विधि को, चेंज करने का तरीका बताता हूं। आइए देखते हैं। पहला नंबर चेंज करना है, चेंज इनटू द टेंस। जो टेंस होता है उसमें परिवर्तन करना। भैया टेंस की बात आती है तो टेंस को आप लोग पढ़े होंगे पहले से ही, आप जानते भी होंगे पहले से ही कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, किस प्रकार से समझा जाता है कि टेंस क्या होता है। टेंस में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, उसको कैसे चेंज किया जाता है। आप तमाम स्कूली क्लासेज में छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक का सभी जगह आपको मिला होगा। दूसरा नंबर है चेंज इनटू पर्सन। पर्सन को आप चेंज करोगे, पर्सन जो है ना, अगर आप पर्सन चेंज करते हो तो 100% समझ लो आप कामयाब हो। अगर पर्सन आपको समझ में आ गया, अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स, आप सभी को कंफ्यूजन यही होती है। तो डोंट वरी, वी आर विथ यू ऑलवेज एंड टारगेट विथ गुरुकुल, इट इज आल्सो विथ यू। आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लोग इस चैप्टर को बड़े आसानी से समझिएगा। तो हम इसको चार्ट के माध्यम से, हम इसे फार्मूला के माध्यम से अलग अलग इजी वे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। इसके बाद चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ज्यादातर बच्चों का हमने क्वेश्चन हल किया है, जो सॉल्व किया है, टेस्ट लिया है, उन लोगों ने देखा है, उसको हल तो किए, लेकिन उनको फार्मूला नहीं पता था, उनको सेंटेंस का प्रमाण नहीं पता था, किस प्रकार से उसका प्रमाण देंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। इसके लिए हमने ये बताया है। आगे देखें, चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, आप जानते हो, 8th टाइप का होता है। तो इन 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, 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 पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप लोग पढ़े हैं, इसको हमें जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके कुछ प्रीपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं जिनको हमें परिवर्तन करना है। तो इसको परिवर्तन करने के लिए आप समझ लीजिए कि इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, इसको हम अभी समझाएंगे आपको थोड़ा सा और आगे चलने के बाद। इसके बाद आते हैं आगे सेंटेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हल किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग इसी टेंस में यानी कि अभी समझ सकते हैं। थोड़ा सा और समय दीजिए, आगे पूरा एंड तक वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहला नंबर आपका हेडिंग है चेंज इनटू टेंस। टेंस में परिवर्तन करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो आप लोगों को बच्चों हम देखिए फार्मूला प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम आपको पूरा फार्मूला लिखेंगे, पहले हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने नहीं आए हैं, आपको तैयार कराने आए हैं, आपको समझाने आए हैं। अगर आप समझ लिए तो 100% तय है कि आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समस्याएं हैं उसको आप हल कर लिए। तो देखो भाई, चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता क्या है। जैसे मान लो आ गया सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ यस या यस लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज। इसको आप बदल दीजिए नॉट के साथ में, डू नॉट या डज नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये आपका फार्मूला है, सब्जेक्ट, डू या डज, डू या डज, डू या डज। इसको बदलेंगे हम पास्ट में, तो पास्ट में जब बदलेंगे इसको तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका। अगर इसको निगेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड लगा लीजिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट लगा दीजिए, डिड के साथ नॉट लगा दीजिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
डिड के साथ हो चाहे डज के साथ में, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोग लिखते चलो, हम आपको समझाते जाते हैं। इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, तो इसमें फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इजमार आया होगा हम इसको वाज वर में चेंज कर देंगे। अगला नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आया तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो ये फार्मूला जो है हमारा बड़ा ही कारगर है। यकीन मानिए मैंने बहुत खोज के बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे जब समझाएंगे ना तो इतना समझ में आएगा, इतना सरल हो जाएगा। बस आप फार्मूला एक जगह कॉपी में नोट करते रहो। नोट करो बच्चों, देखो यकीन मानो अगर आप चाहते हो कि सचमुच जिंदगी में कामयाबी मिले, अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में ही समझाया है कि अच्छे कर्म से ही अच्छे व्यक्तियों की पहचान होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में अच्छाई आए, आप अच्छी जानकारी इकट्ठा करो, आपको इधर उधर की जानकारी नहीं बल्कि सटीक जानकारी चाहिए, तो आप मेहनत करते रहो। अगला नंबर देखिए आप चेंज इनटू पर्सन में, चेंज इनटू टेंस में, सॉरी ये हेडिंग आपका वही है, चेंज इनटू टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पर्सन वाले में अभी हम चलेंगे, तब तक पहले टेंस का समझ लेते हैं पूरा हेडिंग जो है आपका। तो इसमें आया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया। अब इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इसको बच्चों थोड़ा दूर कर लेना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको यहां से लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन तो यहां भी आ रहा था, वहां हैज आएगा, यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट के हैड हो जाता है प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका फार्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिए। अब इसी तरह से आएंगे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना। पहले हम लोग फार्मूला को कवर करेंगे। यकीन मानो आपको ये फार्मूला इतना कारगर है कि पहले आप सेट कर लो, दिमाग में सेट करो। एग्जाम्पल की चिंता मत करो, उसके लिए मैं जिंदा हूं, मैं आपको समझाऊंगा कि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को लेके आऊंगा, आप हल करना, आपको तैयार हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, सॉरी पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक और फार्मूला समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमने बदला सब्जेक्ट प्लस हैड। हमने यस लिखा है वो लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये यस बराबर सब्जेक्ट और ओ बराबर ऑब्जेक्ट। तो हैड प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आए चाहे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए, हम उसको हैड में चेंज कर लेंगे। आप आसानी से कर लेना, कंफ्यूजन मत करिएगा, आपको हल हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंस फॉर का प्रयोग जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो बच्चों यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं कि हम उसको समझाएं आपको, क्योंकि परफेक्ट में बदला है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में जब सिंस फॉर लगा रहेगा तो आगे आएगा, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, उसको हम लोग समझ लेंगे। यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों बड़ा काम का चीज है, इसे ध्यान समझो। फार्मूला जो सेट किया गया ना, ये बड़ा काम का चीज है, इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छे से अंग्रेजी आ जाएगी आपकी। आपको अक्सर जो कंफ्यूजन होता है, चाहे बोर्ड की परीक्षा में हो, चाहे किसी जगह कोई पूछ लेता है, चाहे आप नहीं समझ पाते हो, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दीपक सर आपके साथ में हूँ, ये मैं वचन देता हूँ। आइए देखते हैं, इसको बदलेंगे नहीं, बल्कि ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपका ये सेट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फार्मूला आपका सेटिंग का है, इस फार्मूले में एकदम मजा हुआ चीज है। आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना तो एकदम सेटिंग रहेगी। आपको एग्जाम्पल तो अभी हम कराएंगे ही, पहले आप फार्मूला पे काम कर लो। पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने इसको भी लिखा है नो चेंज। आप देख सकते हो इधर भी लिखा था नो चेंज, इसको नो चेंज देख लो आप यहाँ पे, ये नो चेंज है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा, जो फार्मूला है सेम रहेगा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो फार्मूला आता है ना, इसमें हमको कोई चेंजिंग ही नहीं करनी है, जो फार्मूला सेट है वही फार्मूला आया हुआ है, सेंटेंस आया हुआ है, इसी के फार्मूला के आधारित जो सेंटेंस आया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हम इसको यहीं रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखो फ्यूचर इंडिफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में आप जानते हो विल आता है, विल को हम वुड में बदल देंगे और सेल को शुड में बदलते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला आप बारी बारी से लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का फार्मूला फ्यूचर इंडिफिनिट का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखिएगा आप, इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसके बाद कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट में आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बाई और टिल का प्रयोग कर सकते हैं आप, प्लस टाइम, टाइम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा सोचने लगेंगे कि सर जी क्या लिख दिए। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, हमने जो फार्मूला बताया है आपके सामने फार्मूला है, विल को वुड में बदलेंगे, जहां जहां विल दिया है वहां हम वुड कर देंगे, सेल को शुरू में बदल देंगे। आप टेंस जो पढ़े हैं उसी टेंस के माध्यम से ही है, कोई अलग से हमने नहीं बताया है। आप याद रखिएगा I और B के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग होता है। I और B के साथ में
शैल का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। अब बाकी जो पर्सन आएंगे उन सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जो पर्सन आएगा सबके साथ हम विल लगाएंगे। जी हाँ, तो आप लोग ये फार्मूला को लगभग कवर कर लिया है। अगला नंबर आपका स्टेप आता है पर्सन, चेंज इनटू पर्सन। तो पर्सन में हमने जो चेंज किया है उसको आप मिला लीजिएगा। देखिए बड़े ही जबरदस्त हमने मेथड बताया है, आप इस फार्मूला को अप्लाई करो। सन बटा 123, तो सन क्या होता है, 123 क्या होता है 123। तो इसको आप समझ लो कि फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो आप लोग लिखे हैं यहाँ, फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, इसे आप तीर मार के देख सकते हो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बच्चों आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, यहां पे हमने लिख दिया है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आगे हम लोग खुद ही लिखे हैं, इसको समझ लेंगे। आगे देख लेते हैं, इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आप पर्सन समझ लो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और पर्सन में कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई हो गया और बी हो गया, सेकेंड पर्सन यू हो गया, यू हो गया। सिंगुलर और प्लूरल दोनों को हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है कि सन बटा 123 जो लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है। आप यहाँ मिला सकते हो कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। ये आप देख सकते हो, फर्स्ट पर्सन आई होता है और बी होता है। आई सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, बी प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है यू होता है, यू में आप सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हो, एक लोग के लिए भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक लोगों के लिए भी बोल सकते हो। जैसे हमने बोला आप, आपके लिए हमने बोला यो, आप लोग, आप लोग, ढेर सारे लोग हो गए तब भी इसमें प्रयोग हुआ, तो यू का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड पर्सन का प्रयोग दिखा दिया आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। इसके बाद ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। अब नेम में राम, श्याम, गीता, मोहन, इकबाल जो भी शब्द होंगे सबके साथ में काम करेगा, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर जो होता है, दी होता है, द बॉयज होता है, द गर्ल्स होता है, द स्टूडेंट्स होता है, चिल्ड्रेन होता है, द चिल्ड्रेन भी हो सकता है। आप इसमें समझ लो, आप जो भी सेंटेंस लिखे गए हैं यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है उसको आप कवर कर सकते हो। अगला नंबर इसी में देख लीजिए, इसी से जुड़ा हमने पर्सन बनाया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, अभी हमने पर्सन वाले चार्ट में दिखाया है। तो आई और बी आता है, आई, माई, माइन, मी। आप इसमें देखो सब्जेक्टिव केस, आई जब भी आएगा ये आपके सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, वी जब भी आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, यू जो आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, ही जो आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, सी जो आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, ईट जो आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, दे आएगा सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा, नेम आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा। इसी तरह से आई का होता है मी, ये भी सब्जेक्ट होगा, वी आएगा इसका अस हो जाएगा, यू आएगा तो इसका हिम हो जाएगा, ही आएगा तो इसका हिम हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसको, सी का क्या हो जाएगा बच्चों, सी का हर हो जाएगा, यहाँ हर्ष हो जाएगा, यहाँ हर हो जाएगा। इसी तरह ईट का ईट ही ऑब्जेक्ट होता है, दे का देम होता है, और नेम का जैसे मान लीजिए लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। ईट का हो जाएगा ईट्स, ईट्स, यहाँ खाली भी रख सकते हैं, दे का देयर, देयर्स और देम। इसी तरह नेम में अगर राम है तो हिज, और राधा है तो हर, इसी तरह हिज और हर, यहाँ यस लगा देते हैं, हर्ष। तो ये आपका पर्सन है। इस पर्सन के माध्यम से अभी आप इस चार्ट को बेहतर तरीके से लिखो, उसको तैयार करो। आप जैसे ही समझोगे इसको, आपका सारा मेथड हल हो जाएगा।
आप पूरा एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करो। पर्सन जो है आपके चार्ट में हमने बीच में दिया है पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में आप देख सकते हो, जैसे आई का पोसेसिव हमेशा मैं के साथ में अपना जब आएगा तो माई आएगा, वी के साथ में जब अपना आएगा तो अवर आएगा, यू के साथ में जब आएगा तो योर आएगा, ही के साथ में आएगा तो ही जाएगा, सी के साथ में आएगा तो हर आएगा। जो जिसका अपना शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये आपने लिखा यहां, तो माइन जो आया आपका पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा। और अगर इसी को हम लिखे दिस बुक इज माई फेवरेट, फेवरेट बुक, दिस बुक इज माई फेवरेट बुक, ये आपका चैप्टर हो गया। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि इस तरीके से आप जो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन जो दिया है यहाँ पे आपके सामने है, इसको आप लोग बढ़िया से करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं इस चार्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से आप इसको समझिएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब अगला नंबर आपका देखिए, आपको हम बताएंगे सेंटेंस के अनुसार। जो सेंटेंस होता है, 5वां नंबर हमने आपको बताया है कि सेंटेंसेज के अनुसार बदलना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नंबर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा नंबर होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा नंबर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां नंबर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को पहले हम थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा के साथ में हम मिलेंगे, आपको आगे बताएंगे। पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में किसी को कोई इंफॉर्मेशन दिया जाए, इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी को भी कोई सूचना दिया जाए, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर द स्टूडेंट्स, दे आर बॉयज, सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तमाम प्रकार की चीजों में सूचना दिया जा रहा है। जो सेंटेंस एकदम साधारण हो, उसमें हम साधारण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो साधारण सेंटेंस जो होगा उसमें हम इसको समझ लेते हैं कि साधारण सेंटेंस जो भी होगा उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि वह कोई न कोई सूचना देने का काम कर रहा है। साधारण वाक्य इसे हम कह सकते हैं हिंदी में। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। प्रश्न पूछना सबकी आदत होती है। शादी में कोई रिश्तेदार आ जाता है, प्रश्न करता है, भैया खाना खाए? अगर आपने हाँ कहा तो हाँ में आया जवाब, आपने ना कहा तो आपने सिर हिला दिया, बस हाँ या ना में कह दिया। तो इंट्रोगेटिव में हम 2 प्रकार से मान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न किया जाता है। एक का उत्तर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे का उत्तर आपको व्याख्या करना होगा। एक का आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर उसी में दूसरा कोई पूछ लिया, जैसे आपसे पूछा कि खाना खाया, तो आपने कहा हाँ। अगर पूछा कि क्या खाने में क्या खाया आपने, क्या आपने खाने में क्या क्या खाया, तो आपको व्याख्या करना होगा, भैया मैंने चावल दाल सब्जी रोटी पूड़ी जो भी बना आपके यहाँ और शादी विवाह में जो बना है उसको आपने व्याख्या किया। अभी कोई पूछता है क्या आप स्कूल जाते हो, तो आपने कहा हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो उसी से पूछ लेगा कि भैया आपका स्कूल का क्या नाम है, तो आपको बताना पड़ेगा। वैसे तो आपने हाँ कह दिया, हाँ जाता हूँ, बस हो गया। तो इसी तरह से साधारण वाक्य में प्रश्नवाचक में 2 तरीके का है, या तो हाँ में आप उत्तर दिए या तो ना में। तीसरा नंबर आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 भाव आता है। पहला नंबर होता है आदेश का, दूसरा नंबर होता है सलाह का, और तीसरा नंबर जो होता है वो रिक्वेस्ट का होता है। हम किसी से भी कुछ भी मांगते हैं तो हम प्लीज लगाते हैं, प्लीज 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 बोलते रहते हैं। देखो आए दिन आपको वीडियो में, तमाम प्रकार के वीडियो में प्लीज प्लीज मेरे लिए एक काफी बना दीजिए, मम्मी प्लीज मेरे लिए आज ये काम कर दीजिए, पापा ये मुझे लाना है, प्लीज मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तमाम शब्द में हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। सर मुझे प्लीज ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, प्लीज लगा करके हम बोल देते हैं, तो रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में
ऐसे ही सेंटेंस का प्रयोग होता है। उसमें आदेश दिया जाता है, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये मत करो, मत करो, ये खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, यहाँ ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में भी आया है कि पिता ने राय दिया है कि बेटा आज के बाद तुम अपना संडे के टाइम पे टाइम बर्बाद मत करना, आज के बाद फालतू बकवास करने में समय मत बिताओ, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत पढ़ो, वैसे मत जाओ। तमाम शब्द ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तो बड़ा जबरदस्त है यार। इसमें ना देखोगे आप, लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, काश मैं राजा बन जाता, काश मेरे पास भी इतने पैसे हो जाते, काश मेरे पास भी एक अच्छा सा घर होता, काश मेरा भी ऐसे ही होटल में खाने का मन करता है, रहने का मन करता है। तमाम ऐसे शब्द। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव में इच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर मान लीजिए आपके घर कोई साधु आया और वो आपसे बोले, भगवान करे आपको दूधो नहाओ पूतो फलो, व्याख्या कर दिया आपका, आपकी चर्चा कर दिया, तो निश्चित रूप से आप खुश, आपको आशीर्वाद मिल गया। तो आशीर्वाद अपने से दिया, न कि आपने कहा कि दादाजी आशीर्वाद, सर गुरुजी हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वैसा आशीर्वाद दीजिए। आपने कुछ बोला नहीं, उसने स्वयं अपने मन से इच्छा से आपको बोला और आपने उसको माना। उसी तरह से मान लीजिए आप मिर्चे खाए, तीखा लगा आपको, तुरंत आप बोले वो और चिली, या बर्फ, थोड़ा सा आइसक्रीम आपने खाया, आपको ठंडा लगा, तो आपने अंदर से बोला। जो अंदर का भाव निकलता है आप उसी को आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है ये। इसके बाद आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस का आदेशात्मक, आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया, और लास्ट होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों मैं आपको ये सब समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इसको नहीं समझाया आज तक, वो जिंदगी में डायरेक्ट नहीं बना पाता, ना नियम कानून पता रहता। बनाने को भले बदल ले, रट्टा मार करके लोग पास हो जाए, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण अक्सर बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर मुझे नहीं आया, सर मैं इसको नहीं बदल पाया हूँ। मेरा अनुभव यही कहता है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को इसमें अलग से डाला है। अभी तक आप पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट उसको बनाने का प्रयास किए हैं, समझते गए हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है बच्चों, विस्मयादि बोधक। विस्मय से भरा हुआ जिसका ज्ञान हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मय से भरा हुआ से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ, आप देख करके बहुत बुरा आपको महसूस होगा, बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि ओहो ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। कहीं मान लीजिए आप झरना में जाते हैं, कहीं घूमने टहलने जाते हैं, वहां देखिए आपने पानी गिर रहा है, अरे यार धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, गजब इतना पानी आ गया, कहाँ से आया ये पानी, पूरा सीन दिखाई दे रहा हो। जंगल चले गए तो आपको जंगल जंगल दिखाई दे, विस्मय शब्द भाव आ जाए, जिसमें आप अपने आप को आश्चर्यचकित पाए, जिसमें आप अपने आप को खुश पाए। सपोज कर लीजिए उस दिन आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे किसी मैच में कि कै मारा चौका या छक्का मारने की कोशिश किया, बाउंड्री पे कैच हो जाता है, तो आप देख करके ऐसे उठे कि खुश हुए कि अब हम बाउंड्री पार हो गए हैं, और जैसे ही कैच हो जाता है तो आपका मन वहां उदास, निराश, हताश हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है ना, उसमें खुशी भी है तो दुख भी है, आश्चर्य भी है तो तनाव भी है। जो अंतर मन से निकलने वाले शब्द होंगे उसमें विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में लगभग हम आपको समझाएंगे कि विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग कहां कहां और कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको अगले कड़ी में इसी के आगे जो हम आपको समझाएंगे उसी के माध्यम से टेंस को बताना, सेंटेंस को बताना, आपके जो नॉलेज है उस नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हम आपके बीच में फिर से मिलेंगे और फिर से समझाएंगे, बार बार मिलेंगे। जितनी बार आपकी कमेंट आए, जितना बार आपको समझ में नहीं आएगा, उससे ज्यादा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आप यकीन मानिए इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से आज तक जो भी आपकी समस्या रही है उस सारे समस्याओं को हम निकाल करके आपके सामने रख देंगे। बस आप नोटबुक को अपने पास रखो, पेन लेकर के साथ में, जैसे ही मेरा वीडियो आए,
जैसे ही मेरी टॉपिक आए, टारगेट विथ गुरुकुल का जो भी चैप्टर है वो आपके बीच में आए तो आप तुरंत उठाओ नोटबुक और उसे शॉर्ट नोट माध्यम से बनाओ। जो जो आपको आता रहे उसको समझ लिए कि आ गया, जो नहीं आ रहा था उसको अपने कॉपी में लिख लो आप, और लिख करके उसे बनाने का प्रयास करो। यकीन मानो बड़ा ही कारगर शब्द है ये, आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देगा। और यकीन मानो इसका प्रयोग इतना अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं कि आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कंफ्यूजन है 6 से 12 तक का वो एकेडमी के लिए हो गया, और जो कंपटीशन लेवल का जो परीक्षा होता है उसमें मैंने इसको बहुत हल कराया है। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं, उनके सारे समस्याओं को हमने देखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बच्चों को ना समझ में आए। यकीनन बड़े आसानी से इसको समझाने का अभ्यास किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है। तो आइए हम लोग पहला नंबर सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस होता है। ये जो सेंटेंस है आप समझ गए होंगे कि साधारण वाक्य क्या होता है। साधारण वाक्य क्या होता है इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। साधारण वाक्य को समझाने का प्रयास किया है। साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी की सूचना दिया जाता है। मैंने आपसे बता दिया किसी को भी सूचना दिया जाएगा, चाहे जो व्यक्ति होगा उसके अगर जानकारी दी जाए कि वह चोर नहीं है, ये भी एक सूचना है। वह ईमानदार है, ये भी एक सूचना है। वह एक अध्यापक है, यह भी सूचना है। वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह अपनी किताबें पढ़ चुका है, मैं पतंग उड़ाने बाजार जा चुका हूँ। तमाम ऐसे शब्द आएंगे आपके बीच में, हिंदी में दिखेगा, आप अंग्रेजी में समझ लीजिएगा कि उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और उसको बदलने के लिए हमने एक चीज देखा है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें 2 चीज आता है जिसको बदलना होता है। बाकी सब तो हमने टेंस के नियम के अनुसार बता ही दिया है। पहले हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ये हो गया आपका सेंटेंस, इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। इसमें आपको देखना है कि हमने असर्टिव सेंटेंस में मात्र 2 फार्मूला दिया है। बाकी उधर जो फार्मूला चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो सुलझाया आपका मैटर, उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर लीजिए। आप उसको अपने कॉपी में नोट किए रहिए। जैसे ही क्वेश्चन आए उसको एक किनारे पर रख करके क्वेश्चन को हल करना शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसको लिखो, फट से आंसर करिए। आइए हम लोग देख लेते हैं, सेड टू लिखा है, सेड टू यहाँ भी लिखा है। चलो बच्चों हमको मिल गया है सेड टू, तो हम इधर का गुरु वाला भाग में सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। यहां हमने बदल दिया टोल्ड में। टोल्ड के बाद जो लिखा रहेगा हम मी लिख दें। टू जो आया होगा इसको एक साथ में करेंगे। उसने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। ही टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन को, यहाँ जो कंजक्शन दिया है कामा इन्वर्टेड कामा, इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा है दैट, आपको प्रयोग करना है दैट। अब आप पर्सन वाले में चले जाओ, सन बटा 123, सन बटा 123। यहाँ देखो आप सेकेंड पर्सन आया है, यू आया है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी के आप सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपका हो जाएगा आई। आप लोग उसमें खोजो, यू के जैसा लाइन में जाके देखोगे तो मी जहां होगा उस लाइन से आओगे आप। हमने चार्ट बना के आपको दिखाया है, आप यहाँ देख लो एक बार। ये चार्ट है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ यू आया है, अब यहाँ पे मी आया है, इस लाइन से आप यहाँ आओगे, इसी लाइन से तो आपको मिल गया आई। तो ये एकदम सीधा फॉर्मेट है। कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, उसको आप लोग समझ लीजिए। ही टोल्ड मी दैट, ये हो गया आई। इसके बाद आर को मैंने आपसे बताया है कि चेंज इनटू टेंस, तो आर आया आपका टेंस के अनुसार चेंज होगा। एक बात याद रखना, जब सेड आएगा तभी हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, टेंस में परिवर्तन।
परिवर्तन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर टेंस में परिवर्तन करेंगे, सेड आया होगा तभी टेंस में हम परिवर्तन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अब पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म में ही चेंज होता है। तो आई को हमने बदल दिया, यू को बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया। आई के साथ हम लगाएंगे वाज, क्योंकि पास्ट में जाएंगे। जब वाज लगा दिया, अब यहाँ पे आया माई। माई को आप कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपका माई यहाँ दिया है, इसको बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। इस वाले चार्ट में आप देख लीजिए पीछे करके, एक बार और मिला लीजिए आप। देखो आई आया है फर्स्ट पर्सन है, यू आया सेकेंड पर्सन, ही सीट नेम आया थर्ड पर्सन। आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। इधर देखिए, आप ध्यान समझिएगा कि जब आया माई, तो ये देखिए माई दिया है, इसमें माई यहां दिया है। माई को सब्जेक्ट के अनुसार, अब सब्जेक्ट मान लीजिए आपका ही है, सब्जेक्ट ही है, तो ही वाले लाइन से इधर एक तरह से और भी आपके पास है, एक आश्रम बनेगा जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जहां ऐसे भी समझ सकते। देखो भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ाता नहीं, लेकिन मैथ में भी मैंने इसका फार्मूला खोज लिया है। अगर आपको खोजना है, कंफ्यूजन है, तो आप पेंसिल उठाओ, रबड़ उठाओ, ये चार्ट बना लो, और चार्ट बनाने के बाद आप जहां जिसमें जाना हो, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझ लेना आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे दिया है हिज, तो यहाँ आप लगा लीजिए हिज फ्रेंड। हमने ज्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं किया है, बस ये है कि फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते रहे, बराबर लगे रहे, तो यकीनन मानिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएंगे। मैं चाहता हूं इसी के आगे कि आपको समझा सकूं और 2-4 एग्जाम्पल और दे सकूं। तो 2-4 एग्जाम्पल देने के लिए मुझे ऐड करना है आपको कि हाँ भाई क्वेश्चन कुछ और दे दिया जाए, कैसे आप हल करते हैं, कैसे एग्जाम्पल करते हैं, किस प्रकार से परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आप हल करेंगे, इसको आप समझिएगा और समझ करके लिखिएगा। तो भाई देखिए, आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज लिख देते हैं, फॉर एक्सरसाइज। आपको पहला क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, पहला क्वेश्चन आपको हमने टास्क दे दिया, समझ लो। इस 5 क्वेश्चन को आपको करना है, फिर मिलेंगे आगे, तब आगे बताएंगे आपको। देखिए इसमें आपको बदलना है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज योर क्लासमेट, क्लासमेट इन्वर्टेड कामा बंद। दूसरा नंबर, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आपका ये क्वेश्चन है, इन्हें आपको हल करना है। मैं आपको लिख करके यहाँ पे आपको दे दे रहा हूं, इसके बाद आपको करना है। तीसरा नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर देखिए, सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। चौथा नंबर देख लीजिए, he said I may beat you
टुमारो। अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है, आप आसानी से इसको बदलिएगा। पांचवा नंबर, राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, he has done his work। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कोशिश करिएगा बदल करके वीडियो में कमेंट करें, और इसको आप कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे उसको, जो गलतियां होंगी आपकी उसको सुधार करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज का देखिए पूरा सेशन तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि अभी 4 सेंटेंस और बाकी हैं। एक सेंटेंस तक पहुंचने में हमने इतना आपको बताया है, समझाया है, प्रैक्टिस कराया है। उम्मीद है कि आप अगली वीडियो में हमारा इंतजार करेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप पहले फार्मूला को लर्न करो, ये मेरा आपके लिए होमवर्क है, समझ लो। पहले आप इसको तैयार करो, अगर ये चीजें समझ में आ गया तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, कुछ लोग का मानना है पहले सर थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ले लीजिए, इसको आप हल करो, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना है, आप समझ में आ जाएगा। आइए पहला नंबर हम यहाँ देख लेते हैं, फिर से आप कंफ्यूज ना हो, आपको हम समझा दें। आपको टारगेट विथ गुरुकुल जो आपका चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आप इसको जोड़िए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन होने के बाद आप वहां लिखिए नरेशन बाय दीपक सर, आपके सामने आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10th 12th तक का जो खास है उसको आप देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद गुरुकुल पे, आप वहां जाकर के भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैसेज आपके पास जाएगा अपडेट होता रहेगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको जो यहाँ पे हमने पढ़ाया है, समझाया है, प्रैक्टिस कराया है उसको आप कर सकें। आपके सामने मैं दीपक सर ये एक वादा करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे, जो एग्जाम्पल हमने लिखवाया है उसको आप हल कीजिए, जो आपको नियम कानून बताया है उस नियम के विधि को आप उपयोग कीजिए, और उम्मीद है कि आप उस पर खरा उतरेंगे। आपको किसी और अन्य टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको सही तरीके से दिमाग में लगा लिए। बाकी जो भी सेंटेंस की प्रॉब्लम होगी आपको वीडियो में फिर से मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं भारत से, भारत माता के लिए, अपने आप को, भारतवासी के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जय हिंद जय भारत बोलता हूं। वंदे मातरम।